हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्च की वो नरम नरम धूप वाली दोपहर थी जब रावलपिंडी के पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियों में अभी भी पुरानी ईंटों की महक बसी हुई थी, मेहर एक छोटे से कमरे में बैठी कढ़ाई के तार उलझा रही थी। उसके हाथों में सुई थी, आंखों में थकान, मगर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। वो मुस्कान उसकी माँ फातिमा बीबी के लिए थी, जो बगल वाले कमरे में लेटी हुई थीं। पिता की मौत के बाद से 3 साल हो गए थे, मगर मेहर अभी भी हर रोज़ सोचती थी कि अगर अब्बू होते तो कितना आसान होता सब कुछ। अब्बू स्कूल के टीचर थे, सच्चे और सीधे। उनकी मौत के बाद घर पर कर्ज चढ़ गया और चाचा साहब की बीवी बिल्किस आंटी अपने बेटे फहद के साथ आकर रहने लगी। मदद करेंगे कहकर आए थे, मगर अब घर के हर कोने पर उनका कब्जा सा हो गया था। मेहर 23 साल की थी। उसने कॉलेज नहीं पूरा किया क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी और छोटा भाई उमर की पढ़ाई का खर्चा निकालना ज़रूरी था। वो घर से ही कढ़ाई का काम करती थी, दुल्हन के कपड़ों पर मोटी मोटी जरी और मोती की कढ़ाई। दिन में 10-12 घंटे। शाम को जब उमर स्कूल से लौटता तो वो उसे चाय बनाकर देती और खुद बर्तन मांजने चली जाती। बिल्किस आंटी हमेशा कहती, बेटी तू तो घर की इज्जत है, बाहर मत निकलना, लोग क्या कहेंगे। मगर असल में वो मेहर के काम से ही घर चलाते थे। फहद 28 का था, मगर काम धंधा कुछ नहीं, बस मोबाइल पर वीडियो देखता और कभी कभी मेहर को हेल्प करने का बहाना बनाकर कमरे में आ जाता। उस दिन उमर स्कूल से लौटा तो बुखार में कांप रहा था। मेहर ने तुरंत उसकी माथे पर हाथ रखा। अम्मी, उमर को तेज़ बुखार है। फातिमा बीबी उठने की कोशिश करने लगी, मगर कमज़ोरी से गिर पड़ी। बिल्किस आंटी ने मुंह बनाया, अरे रोज़ का ड्रामा, दवा दे दो। मगर मेहर ने नहीं सुना। वो उमर को सहारा देकर मोहल्ले के पार लगे फ्री मेडिकल कैंप तक ले गई। वहाँ डॉक्टर अरहम खान ड्यूटी पर थे। 27 साल के, साफ सुथरे, आंखों में एक अजीब सा गंभीरपन। उन्होंने उमर को देखा, ब्लड टेस्ट लिखा और दवा दी। बहन चिंता मत करो, वायरल फीवर है, आराम और साफ सफाई से ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज़ में वो नरमी थी जो मेहर को सालों बाद किसी की याद दिला रही थी। अगले 3 दिन अरहम साहब फॉलोअप के लिए घर आए। पहली बार तो बिल्किस आंटी ने तंग नज़रों से देखा। डॉक्टर साहब, घर में औरतें अकेली हैं। मगर अरहम ने मुस्कुराकर कहा, आंटी मेरा काम है, उमर मेरा छोटा भाई जैसा है अब। मेहर चुपचाप चाय बनाती, ट्रे पर रख कर रख देती। एक दिन अरहम ने पूछ लिया, आप खुद क्यों इतना काम करती हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ दी। मेहर ने पहली बार आंखें मिलाईं। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मजबूरी सिखा देती हैं। अब्बू चले गए तो मैंने सोचा कि कम से कम उमर का भविष्य तो बने। उसकी बात में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी। अरहम चुप हो गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, मेहर तुम्हारी ये मेहनत किसी किताब में नहीं लिखी होती, मगर असली इज्जत यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। अरहम हर हफ्ते आते, कभी उमर को किताबें लाते, कभी फातिमा बीबी के लिए फल। मेहर को उनकी बातें अच्छी लगती। वो स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए फ्री चेकअप करते थे। कहते थे कि पैसा कमाने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है। मेहर को लगता कि उसके अंदर कोई सुतली सी खींच रही है। वो रात को सोते वक्त सोचती, ये क्या हो रहा है, वो तो डॉक्टर हैं बड़े घर के, मैं तो बस एक कढ़ाई करने वाली। मगर दिल में एक नरम सा एहसास उगाया था। अरहम भी अंदर ही अंदर महसूस करते थे कि इस लड़की में वो ताकत है जो उनकी अपनी ज़िंदगी में कमी थी। उनकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा शादी अमीर घर से करो, इज्जत बनेगी। मगर अरहम को मेहर की सादगी में वो इज्जत नज़र आती जो पैसे से नहीं खरीदी जाती। एक शाम मेहर उमर को पार्क ले गई थी। अरहम वहाँ मिल गए। बस कुछ मिनट बात हुई, उमर की पढ़ाई पर, मेहर के नए ऑर्डर पर। फहद ने दूर से देख लिया। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह उड़ गई। मेहर डॉक्टर के साथ अकेली घूम रही थी। बिल्किस आंटी ने घर आकर तूफान मचा दिया। तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, लोग कह रहे हैं तू उससे मिलती है। फहद ने खुद देखा। मेहर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, आंटी वो तो उमर के लिए आए थे। मगर कोई नहीं सुना। फहद ने और मसाला डाला।
उसने मेहर के फ़ोन से एक पुरानी आवाज़ क्लिप निकाली। वो उमर से बात कर रही थी और उसे एडिट करके डॉक्टर साहब आपसे मिलना है जैसा बना दिया। उसने वो क्लिप मोहल्ले के ग्रुप में डाल दी। अफवाह आग की तरह फैली। फातिमा बीबी रोने लगी। बेटी, हमारा घर तो पहले ही टूटा पड़ा है, अब इज्जत भी चली गई। मेहर का दिल टूट रहा था। वो रात भर नहीं सोई। अरहम को पता चला तो वो सीधा घर आए। मेहर, ये झूठ है, मैं सब साफ कर दूंगा। मगर बिल्किस आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो शादी का वक्त आ गया है, फहद से कर दो वरना इज्जत बचाओ। फहद ने मेहर को अलग में धमकाया। मेरी बात मान लो वरना उस डॉक्टर की नौकरी पर असर डाल दूंगा। मेहर ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कहा, मैं किसी के ब्लैकमेल से नहीं डरती, सच्चाई खुद बोलती है। अरहम की तरफ से भी दबाव आया। उनके अब्बू ने फ़ोन किया, बेटा, मोहल्ले में बातें हो रही हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, उस लड़की से दूर रहो। अरहम ने कहा, अब्बू, मैंने उसे देखा है, वो झूठ नहीं बोलती। मगर घर में तनाव बढ़ गया। उधर मेहर के पास कढ़ाई का ऑर्डर रद्द होने लगे। पैसे की तंगी बढ़ गई। एक दिन कर्ज वालों ने घर का सामान उठाने की धमकी दी। मेहर ने रात को अकेले बैठकर रोया, अल्लाह, मेरी मेहनत पर यकीन करो। फिर वो दिन आया जब मोहल्ले की बड़ी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद सब इकट्ठा थे। फहद ने क्लिप दोबारा शेयर कर दी थी। लोग मेहर को बदचलन कह रहे थे। मेहर वहाँ खड़ी थी, सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े, आंखें नीची। अरहम अचानक माइक पर आए, सब सुनिए, ये क्लिप फेक है, मैंने चेक करवा लिया। मेहर ने कभी मुझसे मिलने की बात नहीं की। वो सिर्फ अपनी माँ और भाई के लिए लड़ रही है। उन्होंने अपनी जेब से असली क्लिप निकाली और प्ले की। सब चुप हो गए। फहद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिल्किस आंटी ने सिर पकड़ लिया। उस शाम फहद घर आया और मेहर के पैरों में गिर पड़ा। मेहर, मैंने गलती की, जलन थी। तुम्हारी मेहनत देखकर लगता था कि तुम सब संभाल लेती हो, मैं कुछ नहीं। बिल्किस आंटी भी रो पड़ी। बेटी, हमने तुम्हें बोझ समझा, माफ़ कर दो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। फातिमा बीबी ने मेहर को गले लगाया। मेरी बेटी, तूने सब संभाला। अरहम के घर वालों ने भी सच सुन लिया। उनकी माँ खुद मेहर से मिलने आई। बेटी, मुझे मालूम था कि तुम जैसी लड़की ही मेरे बेटे के लायक है। 2 महीने बाद सादगी से निकाह हुआ। कोई भारी दहेज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ दुआएं और मुस्कुराहटें। मेहर अब अरहम के साथ क्लिनिक में मदद करती। उमर की पढ़ाई जारी रही। फहद ने नौकरी ढूंढ ली और बिल्किस आंटी ने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रात को छत पर बैठकर अरहम ने मेहर का हाथ थामा। मेहर, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार अफवाहों से नहीं, एहसान से जीता जाता है। मेहर मुस्कुराई। और तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई बोलने का हौसला रखना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि अफवाहों और झूठी शक्लों से कभी किसी को मत आंकना। मेहनत, सच्चाई और दिल की सफाई हमेशा जीतती है। गलती करने वाले को माफ़ करना सीखो, मगर खुद को कभी कमज़ोर मत बनाओ। इज्जत खुद कमाई जाती है, चुराई नहीं। और प्यार वो है जो रियलिटी की आंधी में भी खड़ा रहे। अब आप बताइए, ये कहानी आपके दिल को कितना छू गई? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़। दुनिया भर में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और होर्डिंग एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को गहरी तरह मुतासिर करती है। जब बुनियादी अशिया जैसे आटा, चावल, दाल, चीनी, दूध, दवा, फ्यूल या पनी तक आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगती हैं, तो सिर्फ बाज़ार का निज़ाम फ़ेल नहीं होता, बल्कि इंसानियत का इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज़मीन पर चीज़ें मौजूद होती हैं, मगर फिर भी आवाम उनके लिए तरासती रहती है। इसका जवाब सिर्फ कमी में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और होर्डिंग के उस निज़ाम में छुपा है जो मुनाफा को इंसानी ज़रूरत पर तरजीह देता है। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की असल में कमी ना होने के बावजूद उसे बाज़ार में कम दिखाना या जानबूझकर उसकी सप्लाई रोक देना। यानी चीज़ गोदामों में मौजूद होती है, फैक्ट्रीज़ में तैयार होती है या ज़खायर की शक्ल में पारी होती है, मगर आवाम तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे अक्सर ताजिर, स्टॉकिस्ट, मिडलमैन या कभी कभी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो कीमत बढ़ाने के लिए सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। जब डिमांड बरकरार रहती है और सप्लाई कम नज़र आती है तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इस तरह मुनाफा कमाने वाले लोग मज़ीद अमीर होते जाते हैं
और गरीब तबका और ज़्यादा दब जाता है। हॉर्डिंग यानी ज़ाखिरा अंदोज़ी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का सबसे नुमायां हिस्सा है। जब कोई ताजिर या बिजनेस ग्रुप किसी बुनियादी चीज़ को भारी मिकदार में खरीद कर स्टोर कर लेता है और बाज़ार में उसकी सप्लाई कम कर देता है तो फ़ौरन कमी का एहसास पैदा होता है। लोग घबराहट में ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। ये पैनिक बाइंग फिर मज़ीद शॉर्टेज का सबब बनती है। इस सूरत में कीमत तेज़ रफ्तारी से ऊपर जाती है। जो लोग पहले ही तंगदस्ती का शिकार होते हैं उनके लिए रोटी, दवा या फ्यूल लेना मुश्किल हो जाता है। यानी एक फ़र्द के मुनाफे की खातिर लाखों लोगों की ज़रूरत को कुर्बान कर दिया जाता है। इस मसले का एक बड़ा पहलू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम भी है। दुनिया की मईशत अक्सर इंसानी फलाह के बजाय प्रॉफिट और मार्केट कंट्रोल के गिर्द घूमती है। कॉरपोरेशंस और बड़ी सप्लाई चेन कंपनीज अक्सर प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और रिटेल तक सब पर कब्जा रखती हैं। जब चंद बड़ी कंपनीज किसी सेक्टर को कंट्रोल करती हैं तो वो आसानी से सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर फूड मार्केट में सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज का असर हो तो वो फसलों की डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट और लोकल सेल के फ़ैसले अपने मुनाफे के मुताबिक करेंगी, आवाम की ज़रूरत के मुताबिक नहीं। नतीजा ये होता है कि किसी मुल्क में अनाज पैदा हो रहा होता है मगर लोकल लोग महंगाई और शॉर्टेज का शिकार रहते हैं क्योंकि उस अनाज को ज़्यादा मुनाफे वाली मार्केट में भेज दिया जाता है। जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम और करप्शन भी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। बहुत से मुल्कों में हुकूमती अफराद और बिजनेस माफिया आपस में मिले होते हैं। वो स्टोरेज लिमिट्स, प्राइस कंट्रोल और एंटी हॉर्डिंग लॉज को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर जानबूझकर कमज़ोर रखते हैं। कई मरतबा रेड और करवाई का ड्रामा होता है मगर असल ज़खीरा अंदोज़ों तक हाथ नहीं पहुंचता क्योंकि वो लोग सियासी असर और रसूख रखते हैं। जब कानून सिर्फ कमज़ोर पर चले और ताकतवर बचा लिया जाए तो मार्केट इंसाफ का ज़रिया नहीं रहती, जुल्म का निज़ाम बन जाती है। एक और अहम वजह कंज्यूमर साइकोलॉजी भी है। जब लोगों को खबर मिलती है कि चीनी, पेट्रोल या आटा की कमी हो सकती है तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। यह रवैया समझने के काबिल है क्योंकि लोग मुस्तकबिल के खौफ में ऐसा करते हैं, मगर इसी से शॉर्टेज और ज़्यादा नुमायां होती है। यानी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी सिर्फ ऊपर से इम्पोज नहीं होती बल्कि नीचे आवाम के घबरे हुए रिएक्शन से और मजबूत बन जाती है। लेकिन असल जिम्मेदारी फिर भी सिस्टम पर ही आती है क्योंकि अगर सप्लाई ट्रांसपेरेंट हो, हुकूमत बर वक्त मालूमात दे और बाज़ार पर नज़र रखी जाए तो पैनिक बाइंग को कम किया जा सकता है। दुनिया भर में बुनियादी अशिया के लिए तरसने की एक और बड़ी वजह इनइक्वालिटी है। जब दौलत चंद हाथों में सिमट जाती है तो रिसोर्सेज की तकसीम भी गैर बराबर हो जाती है। अमीर तबका महंगी से महंगी चीज़ भी खरीद लेता है, बल्क में स्टोर कर लेता है और शॉर्टेज को महसूस भी नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी रोज़ की कमाई पर गुजारा करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि एक साथ ज़्यादा खरीद सके। इसलिए जब कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है उसका चूल्हा बुझने लगता है। यानी स्कैर्सिटी का दार्ड सबको बराबर नहीं लगता। सबसे ज़्यादा उस पर गिरता है जिसके पास बचाव के वसाइल सबसे कम होते हैं। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी इस मसले को और संगी बनाते हैं, लेकिन अक्सर इनका बहाना बना कर भी होर्डिंग की जाती है। जब सिलाब के हाथ या ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन होती है तो असल सप्लाई का मसला वाकई पैदा हो सकता है, मगर बहुत दफ़ा इस जेन्युइन क्राइसिस का फ़ायदा उठाकर ट्रेडर्स और कंपनीज कीमत को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। यानी मुसीबत फितरत लाती है मगर उससे मुनाफा इंसान कमाता है। ये सबसे अफसोसनाक बात है। इस मसले का हल सिर्फ इतना नहीं कि ज़खीरा अंदोज़ों को बुरा कहा जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम कायम करे, स्टोरेज और सप्लाई चेन का डिजिटल रिकॉर्ड रखे, मोनोपोलीज़ को तोड़े और एंटी होर्डिंग कानून को सख्ती से नाफिज करे। साथ ही लोकल प्रोडक्शन और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को भी मजबूत बनाना होगा। कोऑपरेटिव मॉडल्स, राशन सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंट प्राइस मॉनिटरिंग से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि असल शॉर्टेज और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी में फ़र्क सामने आ सके। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि बुनियादी अशिया का मसला सिर्फ मईशत का मसला नहीं, इंसाफ का मसला है। जब दुनिया में ग़िज़ा, दावा, पानी और फ्यूल मौजूद होने के बावजूद लोग उनके लिए लाइनियों में खड़े हों, बचाए भूख से सोएं और मरीज़ दावा के बगैर तड़पें, तो ये फितरी कमी नहीं होती, ये इंसानी निज़ाम की नाकामी होती है। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी और होर्डिंग असल में उस सोच का नतीजा है जो इंसान को कस्टमर समझती है, सिटीज़न नहीं, मुनाफे को हक समझती है
और ज़रूरत को कमज़ोरी। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, अवाम बुनियादी अशिया के लिए तरासती रहेगी, चाहे दुनिया कितनी ही तरक्की का दावा क्यों ना करे।